जरा सोचिए, एक तरफ देश की सीमा की सुरक्षा के लिए मगरमच्छ और सांपों का इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है, और ठीक उसी समय सीमा के उस पार 53 सालों में पहली बार किसी पड़ोसी देश के अधिकारी ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जा रहे हैं। काफी हैरान करने वाला लग रहा है ना? आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन बड़े प्रशासनिक और भू राजनीतिक बदलावों की तह तक जाएंगे जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में तेजी से घट रहे हैं। सोर्स मटेरियल से निकल कर आती ये आश्चर्यजनक तुलना साफ दर्शाती है कि इस खित्ते में स्थितियां कितनी तेजी से बदल रही हैं। एक तरफ आंतरिक किलेबंदी पर पूरा जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिल्कुल नए और चौंकाने वाले विदेशी गठबंधन बन रहे हैं। इस चर्चा में हम मूल रूप से सीमा सुरक्षा के नए तरीकों, राज्य और केंद्र के बदलते रिश्तों, स्थानीय नीतियों और बांग्लादेश के इस नए कूटनीतिक रुख को समझेंगे। और सबसे जरूरी बात, इन सबका भारत की रणनीतिक रक्षा पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले उस फिजिकल बॉर्डर की बात करते हैं, जहां ये सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है और जहां घुसपैठ को रोकने की दिशा में भारी कदम उठाए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक विशाल 4096 किलोमीटर की सीमा है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विशाल सीमा का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र की अहमियत इतनी ज्यादा हो जाती है। लंबे समय से चली आ रही घुसपैठ की समस्या को तुरंत रोकने के लिए वहां की नई प्रशासनिक व्यवस्था ने बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है, ताकि करीब 850 किलोमीटर के बचे हुए अनफेंस्ड हिस्से पर जल्दी से फेंसिंग पूरी की जा सके और हर आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बाकी है। इस सीमा का करीब 174.5 किलोमीटर का हिस्सा सुंदरबंस और नदियों के डेल्टा से होकर गुजरता है। ये पूरा क्षेत्र दलदली है, जिसका मतलब है यहाँ पारंपरिक तारों वाली फेंसिंग करना बिल्कुल असंभव है। और यहाँ सामने आता है एक अत्यंत असाधारण समाधान। इन दलदली क्षेत्रों में इल्लीगल क्रॉसिंग को रोकने के लिए मगरमच्छ और सांप छोड़ने की योजना पर काम हो रहा है। एक तरह से इन्हें एक प्राकृतिक और इम्पेनेट्रेबल बैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, है ना? बिल्कुल अभूतपूर्व कदम। इसके साथ ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का तुरंत लागू होना एक नया कानूनी ढांचा तैयार करता है। इसका मूल उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजना और दिसंबर 2014 से पहले आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देना बताया गया है। एक तरफ सीमा की किलेबंदी हो रही है, तो दूसरी तरफ राज्य के आंतरिक प्रशासन में भी बहुत बड़े पैमाने पर केंद्रीय नीतियों का एकीकरण किया जा रहा है। जो फेडरल योजनाएं पिछले कुछ समय से रुकी हुई थीं, उन्हें अब तेजी से अपनाया जा रहा है, जैसे 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा वाली आयुष्मान भारत योजना। इसके अलावा रुकी हुई जनगणना फिर से शुरू करना, नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता को लागू करना और प्रशासनिक अधिकारियों को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर जाने की मंजूरी देना इस पूरे विशाल बदलाव का ही एक लंबा हिस्सा है। अब जरा स्थानीय प्रशासन और राज्य स्तरीय नीतियों की तरफ बढ़ते हैं, जहां हाइपर लोकल लेवल पर भी बहुत से अहम निर्णय सामने आए हैं। सोर्स मटेरियल के अनुसार कई नई शुरुआतें हुई हैं, जैसे महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत, जिसमें 3000 रुपये महीना दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में 5 साल की आयु सीमा की छूट देना एक बड़ा ऐलान है। साथ ही धर्म आधारित मदरसा योजनाओं पर रोक और राजनीतिक हिंसा के शिकारों के लिए मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा कुछ और निर्देश भी हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके लिए अब पशु चिकित्सक के फिटनेस सर्टिफिकेट और स्लॉटर हाउस का उपयोग अनिवार्य है। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर आरजी कर मामले को सीबीआई जांच के लिए खोलना भी काफी चर्चा में है। और एक रोचक बात यह भी है कि डिजिटल जागरूकता और डीप फेक से बचाव के लिए एआई समर क्लासेस पर भी खासा जोर दिया गया है। चलिए अब अपना ध्यान सीमा के ठीक उस पार ले चलते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश का भू राजनीतिक परिदृश्य इतनी तेजी से बदल रहा है कि उसने नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। अगर हाल ही के सत्ता परिवर्तन पर नजर डालें तो एक बिल्कुल क्लियर शिफ्ट दिखाई देता है। शेख हसीना के कार्यकाल से लेकर जहां भारत के प्रति झुकाव था, वहां से चलकर वर्तमान तारिक रहमान की सरकार तक का सफर एक बिल्कुल नई दिशा और नए गठबंधनों की ओर इशारा करता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नई प्रशासनिक व्यवस्था ने आते ही
तीस्ता नदी के जल बंटवारे जैसे विवादास्पद मुद्दे पर सीधे वेस्ट बंगाल पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ठीक इसी समय बांग्लादेश स्पष्ट रूप से चीन की तरफ मुड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उच्च स्तरीय मंत्रियों की वांग यी से मुलाकात और ऐसी खबरें कि तारिक रहमान अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा चीन की कर सकते हैं, इस बात को पुख्ता करती हैं। ये कदम बीएनपी के उस पुराने इतिहास को दोहराता है जिसमें न्यू दिल्ली के मुकाबले बेजिंग को ज्यादा तरजीह दी जाती थी। पर सबसे हैरान अंगेज बात तो यहाँ है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट का सिम्युलेटर तोहफे में दिया है। और उससे भी बड़ी बात, बांग्लादेशी सिविल सर्विस के अधिकारी अब मसूरी की बजाय लाहौर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। पूरा 53 साल का एक लंबा इतिहास जिसमें वो भारत में ट्रेनिंग लेते थे, उसे अब खत्म कर दिया गया है। अब मूल सवाल ये उठता है कि ये आंतरिक किलेबंदी और बाहरी गठबंधन टकरा कहाँ रहे हैं। इसका जवाब छिपा है एक अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक हिस्से में। हम बात कर रहे हैं चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। ये वेस्ट बंगाल में मौजूद एक अत्यंत संवेदनशील और संकरा रास्ता है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। तो सोर्स का पूरा विश्लेषण यही इशारा करता है कि वेस्ट बंगाल के आंतरिक ढांचे में जो ये तेजी से बदलाव लाए जा रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर की फेंसिंग हो, मगरमच्छ छोड़ना हो या कानूनी बदलाव हो, वो असल में बांग्लादेश में पनप रही इन भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के खिलाफ एक सीधी रणनीतिक प्रतिक्रिया है, ताकि कोई भी बाहरी अस्थिरता इस महत्वपूर्ण चिकन नेक कॉरिडोर के लिए खतरा न बन सके। अगर इस पूरी चर्चा से आज कुछ नया समझने को मिला हो, तो कृपया ऐसे ही और गहरे और रोचक जियोपॉलिटिकल विश्लेषण के लिए स्टडी इन बिहार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में बस एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। जैसे जैसे बीजिंग और लाहौर के बीच ये नए मोहरे तेजी से सेट हो रहे हैं, क्या बंगाल में अपनाई जा रही ये आक्रामक सीमा नीतियां सच में भारत के पूर्वी हिस्से की लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी होंगी? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।